So the topic is transition phase, which were basically events between World War One and World War Two. तो वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो 1918 में जिस वक्त ख़त्म हुई थी, तो उसी समय पे हिटलर जो था उसका एमर्जेंस हो रहा था। मतलब हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, जो नाजिज़्म था, वो बहुत फ्लरिश कर रहा था उस समय पे। साथ ही साथ जो जर्मन इकोनॉमी थी ना, वो भी काफ़ी हद तक गिर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। और जर्मन के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे बनाई गई थी, जो कि थी वीमर रिपब्लिक। और ये जो पार्टी पावर में थी, इसी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की थी। तो लोग जो थे उन्होंने एंटायरली और पर्टिकुलरली इस वीमर रिपब्लिक पॉलिटिकल पार्टी को ही टारगेट करना शुरू किया था कि जी ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग हैं, आपकी वजह से वो ट्रीटी साइन हुई। उसी टाइम पे एक और ग्रुप जो कि था नाजी पार्टी, वो इमर्ज हो रहा था। तो नाजी पार्टी ने बहुत कैंपेनिंग करी वीमर रिपब्लिक के अगेंस्ट। इन्फ्लेशन का उन्होंने बहुत मुद्दा उठाया कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वीमर रिपब्लिक, वो इसके लिए ज़िम्मेदार है और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। वर्किंग क्लास जो थी उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट शुरू किए कि लो वेजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका है। और इस सब यही सारी जो सिचुएशंस थी ना, ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का की एक बैक स्टोरी थी, जिसकी वजह से पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट शुरू हुआ था, बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्हें बहुत बुरा लगा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जब साइन हुई थी तो बहुत अनह्यूमन और अनफेयर बिहेवियर जो था वो किया गया था जर्मनी के साथ, उसे बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था। तो इसलिए इन्होंने जर्मनी को एक बेचारे की इमेज में प्रोजेक्ट किया और उसकी जो डिमांड्स थी ना, वो काफ़ी हद तक गलत भी थी, पर इन्होंने उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सेकेंड थिंग वर्स कि जो ये कंट्रीज़ थी ना, इन्होंने साथ ही साथ फासिस्ट लीडर्स को बहुत सपोर्ट दिया था, क्योंकि इन्हें डर था कि ईस्ट में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है ना, वो हमारे कंट्रीज़ तक ना आ जाए, क्योंकि इनके यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन था वो बहुत बढ़ चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था ब्रिटेन के अंदर। तो इंग्लैंड ने क्या किया, जो ब्रिटेन था उसने क्या डिसीजन लिया कि हम जर्मनी की हेल्प करेंगे उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने में। साथ ही साथ अब हमें एक जो है एक्सपैंडेड मार्केट मिल जाएगा, जर्मनी को भी फ़ायदा होगा, उसकी डिमांड पूरी होगी, और हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे प्रोडक्ट्स को एक मार्केट मिल जाएगा, एक एक्सपैंडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है वो 1920 में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी डॉज प्लान से, जिसको कि साइन किया गया था 1923 में। जर्मनी के लिए इस प्लान को लाया गया था, जिसमें जो जर्मनी को डेट पे करना था उसका समय बढ़ा दिया गया था। आपको कंपनसेशन जो देना है वो आपको उतना ही पे करना होगा, पर हम आपको समय और दे देंगे कि भाई आप इस समय में इसे पे कर सकते हैं। इसके बाद यंग प्लान आया, जिसके अंदर यूएस ने डिसाइड किया कि वो जर्मनी को लोन्स देगा जिससे उसकी इकोनॉमी रिवाइव हो। साथ में जो उनको डेट पे करना था, जो कंपनसेशन था, इट वाज रिड्यूस टू 2000 मिलियन पाउंड्स। इसके साथ क्या हुआ था, 15 साल के बाद जो सार रीजन था, जो सार लैंड था, उस वो कोल सप्लाईज और नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत फ्लरिश था। तो 1935 में वहाँ पे एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया, जिसमें दोबारा से था। तो 1935 में वहाँ पे एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया, जिसमें दोबारा से वोटिंग हुई। वहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप किसके साथ जाएंगे। तो ये रीजन जो था वो पहले दे दिया गया था, जो अलाइड पावर्स थी, जो विनिंग कंट्रीज़ थी, उन्हें दे दिया गया था। तो जो जर्मनी था ये रेफरेंडम में जीत जाता है, मेजॉरिटी वोट्स इसके पक्ष में आती हैं। 90% वोटिंग हुई थी, जिसमें से 80% वोट्स जो थी वो जर्मनी जो स्पेशली जो नाजी पार्टी थी उसने सिक्योर करी थी। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जब हुई थी तो जर्मनी को बोला गया था कि आप अपनी आर्मी को बहुत लिमिट करके रखेंगे, सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए आप अपनी आर्मी बिल्ड करेंगे, ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए नहीं। लेकिन उसके बावजूद हिटलर ने काउंटर करने के लिए किसी भी वॉर को, उसने अपने सिविलियंस को आर्मी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें बताया गया है कि 14 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं, उन्हें, जो विमेन हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई थी लाइट वेपन्स से।
साथ ही साथ नेवल पैक्ट हुआ था जो जर्मनी ने इंग्लैंड के साथ साइन किया था, जिसमें जितने भी टोटल नेवल इक्विपमेंट्स इंग्लैंड के पास होंगे उसका 35% इक्विपमेंट जो है वो जर्मनी रख सकता है। और इसी के साथ जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसमें है कि 45% जो है वो सबमरीन्स का रेशियो था कि इंग्लैंड के पास जितनी होंगी उसका 45% सबमरीन्स जर्मनी रख सकता है। साथ में जो राइनलैंड का इलाका था जिसे डीमिलिटराइज करने के लिए कहा गया था, हिटलर ने उसमें रीमिलिटराइजेशन शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रिया को भी कैप्चर कर लिया था। स्पेनिश सिविल वॉर में जो फिर स्पेनिश सिविल वॉर जो थी वो 1936 से 1939 के बीच का इवेंट है, जिसके अंदर हिटलर जो है वो जनरल फ्रैंको को सपोर्ट कर रहा था और उसके अगेंस्ट जो थी वो थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट, और रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो बेसिकली स्पेनिश वॉर थी ये हुई थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो स्पेन की उस समय गवर्नमेंट थी उसके, और एक साइड पे थे मिलिट्री, पॉप्स, नोबल्स, क्लर्गी, ये सब लोग। तो बेसिकली गवर्नमेंट वर्सेस एवरीवन एल्स जो थी वो ये स्पेनिश सिविल वॉर थी। तो हिटलर ने इसके अंदर अपने सारे एम्यूनेशंस जो थे वो टेस्ट कर लिए थे, जो भी उसने बनाए थे वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी। इसे कहा जाता है इट वाज अ फुल ड्रेस रिहर्सल फॉर अनदर वर्ल्ड वॉर 2। तो 1930 में जो स्पेन की इकोनॉमी थी वो बहुत डाउनफॉल मूवमेंट पे थी। जो मोनार्की थी वो ख़त्म हो चुकी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स, क्लर्गीज, हेड्स, नोबल्स हैं, इनके पास जितना भी लैंड या प्रॉपर्टी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर्स में, जो होमलेस लोग हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, उनके लिए। इसकी वजह से दो ग्रुप्स इमर्ज हो गए थे। सरकार जिसने डिसीजन लिया था कि जो प्राइवेट लैंड है उसको गरीबों में बांटा जाएगा, सरकार का सपोर्ट कर रहे थे यूएसएसआर, इंग्लैंड और फ्रांस। दूसरा जो गुट था वो था आर्मी प्लस क्लर्गी का, जिसको हिटलर, इटली और जापान सपोर्ट कर रहे थे। तो यूएसएसआर जो था उसकी भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। जो पूरा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वो एक तरीके से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे ही बेस्ड था। इसी वजह से वो लोग रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि विचार दोनों के काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे। इसके बाद क्या हुआ, जो सिविल वॉर था उसका सिग्निफिकेंस ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये पहली ऐसी वॉर थी जिसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे नेशंस की इन्वॉल्वमेंट थी। यूएसएसआर और ब्रिटेन जो थे वो एक ख़राब हुई थी, उसको रिवाइव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। हर्बर्ट होवर जो थे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। तो इनका कहना ये था कि गवर्नमेंट जो है उसको कभी इंटरवीन या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिजनेस के अंदर। दूसरे जो थे 1932 में इन्होंने रिवाइवल मेजर्स लेके आए थे। ये रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाया गया था जो लोन्स देता था इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेसेस को। फिर रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन जो था ये भी बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर पाया। इसके बाद रूजवेल्ट जो थे वो प्रेसिडेंट बने 1933 में, और ये एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए जो थी न्यू डील। न्यू डील में इनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। तो न्यू डील जो थी इसने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस को इस्टेब्लिश किया था। लोगों को इनकरेज किया गया था कि आप अपना पैसा जो है वो बैंक में रखवाइए, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको अश्योर किया जाता है कि आपका पैसा जो है वो सेफ़ रहेगा। उसके बाद डिसाइड किया गया था कि बैंक जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स थे वो बनाए गए थे ताकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। जिस लायक जो इंसान है उसको वो काम दिया जा सके, उसके लिए सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स की तैनाती की गई थी। जो लोन्स थे वो प्रोवाइड कराए गए थे फार्मर्स को। नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट पास किया गया था, इंडस्ट्रीज़ को लोन्स मिले जिससे बहुत हेल्प हो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में। जो कॉर्पोरेट्स थे वो बनाए गए थे ताकि जो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वो इकट्ठा मिल के काम कर सकें, तो इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा अगर वो बिज़नेस सक्सेसफुल होते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जो इनके बायलैटरल रिलेशंस थे उनको इम्प्रूव किया गया था जिससे बिज़नेस बढ़े। फिर लोकार्नो पैक्ट साइन हुआ था 1925 में। तो लोकार्नो जो है ये एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में। यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी जैसे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ब्रिटेन, इन सब ने साइन किया था ये लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के बाद।
इसमें क्या था, जर्मनी ने प्रॉमिस किया था कि उसकी वेस्टर्न साइड पे जो भी कंट्रीज़ हैं वो उन्हें अटैक नहीं करेगा, रायनलैंड का जो एरिया था उसे डीमिलिटराइज कर देगा। ब्रिटेन और इटली जो थे उन्होंने गारंटी भी ली थी कि वेस्टर्न साइड पे जर्मनी जो है वो कोई भी आर्मी एक्शंस नहीं लेगा, कोई भी आर्मी स्कीम्स नहीं लॉन्च करेगा। जर्मनी जो था उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपने ईस्टर्न साइड को भी अटैक नहीं करेगा, लेकिन इस बात की गारंटी किसी भी देश ने नहीं ली थी। तो जर्मनी को लगा था कि अब उसे फ्री हैंड मिल गया, क्योंकि कोई भी देश अब गारंटी लेने तो आया नहीं, तो वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो इसके अलावा जो न्यू डील थी उसका फ़ायदा ये हुआ था कि इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत फ्लरिश की थी, उसने वाकई हेल्प की थी न्यू डील ने इंडस्ट्री को ग्रो करने में। 1940 के समय तक इकोनॉमी जो थी वो भी काफ़ी हद तक रिवाइव कर ली गई थी, और जो कंट्रीज़ थी जिनकी इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट या इंटरलिंक्ड थी यूएसए के साथ, वो भी बहुत फ्लरिश कर रही थी। तो ये जो पूरा फेज़ था, ये 2-3 चीज़ें हुई थी, ये था ट्रांजिशन फेज़ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का।